आज हम क्लास 10th का चैप्टर प्रकाश, इंग्लिश में कहते हैं लाइट, वो पढ़ेंगे। ये फिजिक्स का चैप्टर होता है ना। तो सबसे पहली बात हमें ये पता होना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है, लाइट क्या है। हमारी भाषा में कहे तो प्रकाश वह है जो कि मानव रेटिना को सुग्राही करता है और इस कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे ये हमारी आंख है और इस आंख पर जब कोई प्रकाश पड़ता है तो वो पड़ता है इस आंख के रेटिना पर, और जब इस रेटिना पे पड़ता है तो वो हमारी रेटिना को सुग्राही कर देता है, इस कारण हमें वस्तु दिखाई पड़ती है। ठीक है, समझ में आ गया। प्रकाश किरण किसे कहते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। अगर उसके मार्ग में कोई भी बाधा नहीं है, कोई भी वस्तु नहीं है, तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। इस सरल रेखा में गति का जो ये पथ कहलाता है, ये प्रकाश किरण कहलाता है। जैसे ये प्रकाश है, ये यूं गति कर रहा है, तो ये इसका जो पथ है सरल रेखा में गति करने का, ये प्रकाश किरण कहलाता है। फिर बात करते हैं प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करते हैं उन्हें हम प्रकाश स्रोत कहते हैं, या फिर स्रोत, है ना, स्रोत कहते हैं। तो जैसे ये लाइट है, यहाँ कमरे में जल रही है, ये प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं कर रही है। सूर्य है, वो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं कर रहा है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, ये प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि तीन इसके आपके चैप्टर के कहे बेसिक कहो, बहुत इंपॉर्टेंट कहो, ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या, जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। पहला है विवर्तन, दूसरा है परावर्तन और तीसरा है अपवर्तन। मैंने इन्हें साथ में लिखा ताकि आपको तीनों में अंतर अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहली बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन की। ये क्या होता है कि प्रकाश का अपारदर्शी पदार्थ के किनारों से मुड़ना। मैडम नहीं समझ में आया। जैसे एक अंधेरा कमरा है, ठीक है, आपने एक छोटी सी चीज रखी है जो पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसका मतलब जैसे कि कोई भी डिब्बा रख दिया, कोई भी चीज रख दी और उस पर आपने टॉर्च मारी। जब टॉर्च आई तो आप देखेंगे कि वो उस अपारदर्शी पदार्थ के अंदर से तो लाइट नहीं जा रही है ना, उसके अंदर से तो जा ही नहीं पा रही है, क्योंकि वो विजिबल नहीं है, पारदर्शी नहीं है, उसके आर पार की वस्तुएं हम नहीं देख पाते हैं। तो उस अपारदर्शी पदार्थ के किनारों से प्रकाश यूं मुड़ जाता है, फैल जाता है, यही विवर्तन है। जैसे ये एक टॉर्च है और इस टॉर्च को हमने इस अपारदर्शी पदार्थ पर मारा, ठीक है, तो वो प्रकाश इसके किनारों से मुड़कर के यूं फैल गया है, इसे ही प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है मैडम। अब बात करते हैं परावर्तन की। परावर्तन किसे कहते हैं, एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, परावर्तन बताइए, परावर्तन के नियमों को समझाइए। देखिए, जब किसी पृष्ठ पर प्रकाश को आपतित किया जाता है, आपतित का मतलब आना, जब किसी सतह पर प्रकाश आपतित होता है और जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में अगर पुनः लौट जाए तो यही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। यानी जिस माध्यम में आया है उसी माध्यम में लौट जाना। नहीं समझ में आया? जैसे ये एक दर्पण है, इमेजिन कीजिए ये एक दर्पण है और ये जो लाइन बनाई हुई है ये इस दर्पण के पीछे पेंट करा हुआ है।
अब जब आप दर्पण पे प्रकाश डालेंगे तो आप देखेंगे वो प्रकाश यूं जाकर के यूं दूसरी तरफ से निकल जाता है। यही परावर्तन है। जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं और परावर्तन के पश्चात जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और इन दोनों के बीच में जो ये रेखा है इसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, ये होता है 90 डिग्री का कोण, ठीक है ना, ये अभिलंब है। आई क्या है मैडम? आई है आपतन कोण। ये क्या होता है कि ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं आई, इसका मतलब आपतन कोण। और इस अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं परावर्तन कोण, आर। ठीक है मैडम। अब हम बात करते हैं परावर्तन की शर्तें क्या है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है परावर्तन की शर्तें बताइए। बड़ी आसान शर्तें हैं। जो परावर्तन की शर्तें हैं वही अपवर्तन की शर्तें होती है। क्या क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होने चाहिए, यानी उसके अंदर नहीं घुस जाए, सिर्फ ऊपर ऊपर ही रहे, यानी एक ही तल में रहे, तो वो एक ही तल में होने चाहिए, तभी परावर्तन होगा। दूसरा नियम कहता है आपतन कोण आई परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए। आई बराबर आर, ये होगा तब ही परावर्तन होगा। ठीक है मैडम। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? एग्जाम में, बोर्ड में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। क्या कि इस चित्र आपको ये दिया हुआ है और आपको कहा गया कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, इसमें परावर्तन की घटना हो रही है, ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण बताइए। देखिए आपको कह दिया ये है अभिलंब और ये है आपतित किरण, इसके बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आई, आपतन कोण। उसका मान दिया हुआ है 30 डिग्री और आपको कह रहा है कि ये अभिलंब और ये है परावर्तित किरण, इसके बीच का कोण यानी आपको आर बताना है। अब चूंकि परावर्तन है, तीनों एक ही तल में है और हम जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो बताइए x का मान कितना होगा? इस x का मान होगा 30 डिग्री, क्योंकि I बराबर है R के। इतना आसान सवाल। ये कब आसान लगेगा? जब हम इसे समझेंगे। उसके बाद में बात करते हैं परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा है विसरित परावर्तन। मैडम नियमित और विसरित का क्या मतलब? कि जब परावर्तन किसी चिकने पृष्ठ पर होता है, यानी पॉलिश किए हुए, जैसे कोई दर्पण है, आराम से बिल्कुल सपाट है, या कोई फर्श है जिस पर बहुत ज्यादा चिकनाई है, उस पर जो प्रकाश की किरण आती है वो बिल्कुल यूं समांतर दिखाई देगी आपको, यूं आई यूं गई, यूं आई यूं गई, यानी बिल्कुल समांतर। और विसरित परावर्तन वह है जो खुरदरे पृष्ठ पर होता है, जैसे कोई उबड़ खाबड़ यूं सड़क है, अब उस पर जब प्रकाश किरण आएगी तो बताइए वो यूं उबड़ खाबड़ है, तो यहाँ पे प्रकाश किरण आई तो यूं हो गई, यहाँ आई तो यूं हुई, तो इस तरह का जो परावर्तन कहलाता है वो विसरित। तो आपको क्या ध्यान रखना है? नियमित का मतलब जो चिकने पृष्ठ पर होता है, इसमें प्रकाश की जो किरण है वो समांतर रूप में जाती है, और विसरित वह है जो खुरदरे पृष्ठ पर परावर्तन होता है, इसमें समांतर नहीं जाती है। ठीक है मैडम, ये भी समझ में आया। अब बात करते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन क्या होता है? देखिए
ये है पानी। आप समझ लीजिए किसी बाल्टी में या किसी तालाब में कहीं पे भी पानी भरा हुआ है, और हम जानते हैं ऊपर वायु होती है, नीचे पानी है। अब कोई भी प्रकाश किरण, मान लीजिए जैसे सूरज की रोशनी है, वो वायु में है हमारे पृथ्वी में, और जब वो पानी में पड़ती है, यहां है वायु, इसे कहेंगे माध्यम एक। इसे क्या कहेंगे? माध्यम एक। इसे कहेंगे माध्यम दो। भैया दोनों अलग अलग चीज है तो हमने दो नाम दे दिए, बड़ी आसान बात है ना। आप इतने लोग हैं, आप लोगों के सबके अलग अलग नाम है, तो वैसे ही इसका नाम माध्यम एक दे दिया और इसका नाम माध्यम दो दे दिया। अब ये जब ये वही देख लीजिए, इसमें वही अभिलंब है, ये वही आपतित किरण है, और ये वही परावर्तित किरण है। पर आप सोच रहे होंगे मैडम यहां तो आपने यू बनाई थी, यहां आपने यू क्यों बनाई? तो अपवर्तन किसे कहते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चल करके, देखिए चित्र से डेफिनेशन बनाई है, एक माध्यम से चल करके दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाती है, अर्थात परावर्तित नहीं होती, उस माध्यम में प्रवेश कर जाए और अपने मूल पथ से विचलित हो जाए। विचलित का मतलब हट जाना, अपवर्तन कहलाता है। मैडम थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो अच्छे से देखिए, ये प्रकाश किरण आई, ठीक है, ये आपका अभिलंब है। अब परावर्तन में आती तो वो यूं चली जाती है ना, वो एक ही तल में हो रहा था। अब जब प्रकाश किरण आई तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आई, यानी सघन विरल, ये कॉन्सेप्ट लगते हैं इसमें। ये क्या होता है वो भी बताती हूँ। तो जब प्रकाश किरण यूं आई तो जानी तो बिल्कुल सीधी चाहिए थी, जैसे ये लाइन आ रही है तो ये यूं सीधी ही जानी चाहिए ना, यूं। पर जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, यानी जानी यूं चाहिए थी, चली यूं गई। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। उसके बाद में आप सोच रहे हैं मैडम सघन विरल, अभी आपने शब्द बोला, इसका क्या मतलब है? सघन का मतलब भारी और विरल का मतलब हल्का, ठीक है मैडम। तो यहां पर बताइए वायु और जल है, वायु के कण जल की तुलना में विरल हैं, इसका मतलब हल्के हैं, और जल के कण कुछ भारी हैं। तो आपको दो चीज है जो बहुत कंफ्यूज करती होगी मेरे हिसाब से। एक तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो वो अभिलंब के पास में आती है या अभिलंब से दूर जाती है? तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन या फिर ये समझे कम से ज्यादा की तरफ जाती है तो वो अभिलंब की ओर आ जाती है। यू देखिए पास में आई ना, ये जानी यूं चाहिए थी, गई यूं, यानी अभिलंब की यूं पास में आ गई। तो विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब की ओर आएगी, पर सघन से विरल जाए, मैं कहूं पानी से अगर वायु की तरफ जाए तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसी में ही एक आता है स्नेल का नियम। मैडम ये कैसा नाम है? तो जिस वैज्ञानिक ने ये नियम दिया उसका नाम था स्नेल, तो उसी के कॉन्सेप्ट से इस नियम का नाम हो गया स्नेल का नियम। ये क्या होता है? इस नियम की बड़ी ही सिंपल परिभाषा है, आपतन कोण की ज्या। मैडम ज्या क्या होता है? तो आपके मैथ में है साइन थीटा, आपने पढ़ा होगा ना, इसे कहते हैं ज्या। क्या कहते हैं? ज्या, हिंदी का नाम है इसका ज्या। साइन इसका अंग्रेजी का नाम है। तो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं आई से।
तो इस आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई और अपवर्तन कोण, अब यहां पर जो ये किरण होती है ना, इसको तो हम आपतित ही कहते हैं, पर इसे हम परावर्तित किरण नहीं बल्कि इसे हम अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित। यहाँ परावर्तन नहीं हुआ ना, इसलिए इस किरण का नाम भी परावर्तित किरण नहीं, इस किरण का नाम अपवर्तित किरण होता है। इसका नाम तो आपतन कोण ही है, पर इसका नाम हो जाता है अपवर्तन कोण। हम जो चीज पढ़ते हैं उसी के अकॉर्डिंग नाम देते हैं, तो इस कोण का नाम क्या हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या रिप्रेजेंट आर से ही करते हैं, पर अपवर्तन में नाम इसका अपवर्तन कोण हो जाता है। का अनुपात यानी भाग में लिख देना, अनुपात का मतलब भाग में लिख देना, नियत रहता है, यही स्नेल का नियम कहलाता है। नियत का मतलब कोई नियतांक के बराबर। जब कोई भी चीज फिक्स हो जाती है उसे हम कहते हैं नियत है, फिक्स है ये। तो जब कोई चीज फिक्स हो जाती है तो उसे हम एक नियतांक से व्यक्त कर देते हैं, यानी उसके लिए हम एक पर्टिकुलर सिंबल दे देते हैं कि भैया इससे इसको आप व्यक्त करें। तो वैसे ही यहाँ पर म्यू हो जाता है और म्यू एक नियतांक कहलाता है। ठीक है ना, तो नियत रहे, यही स्नेल का नियम है। बड़ा छोटा सा नियम है, याद कर लीजिए। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को स्नेल का नियम कहते हैं, या फिर कहते हैं इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। मैडम, अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक का मतलब है कि जब कोई प्रकाश किरण यूं जा रही है सीधी और फिर वो यूं हो गई, यानी उसकी दिशा में जो परिवर्तन आया उसे हम जिस तरीके से व्यक्त करते हैं उसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि अपवर्तनांक किस रंग का ज्यादा होता है, यानी दिशा किस में ज्यादा बदलती है? तो वो बैंगनी रंग में सबसे ज्यादा और लाल रंग में सबसे कम होता है। ठीक है मैडम, ये दो चीजें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। निर्वात के अपवर्तनांक का मान आप किताब में सारणी में देखेंगे तो वह 1.0002 आपको मिलेगा, पर हम लगभग इसका मान 1 लिख देते हैं। तो निर्वात के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? 1। और हीरा, कार्बन का अपर रूप हीरा, इसका अपवर्तनांक 2.4, आगे भी लिखा हुआ रहेगा पर आप इतना ध्यान रखें 2.4 होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं गोलीय दर्पण। दर्पण में से सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए दर्पण क्या होता है। दर्पण वह है जिसके एक पृष्ठ पर तो पॉलिश कर दी जाए और दूसरे पृष्ठ से परावर्तन हो, उसको कहते हैं दर्पण। तो मैडम गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जो किसी गोले का भाग है, यानी उस पूरे गोले को काट करके एक दर्पण बना दिया, या सिंपल से समझे तो गोलीय दर्पण का मतलब कि गोले के रूप में जो दर्पण है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, पहला अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? कि जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, यानी जिसमें परावर्तन अंदर से हो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो उसे कहते हैं उत्तल। यानी इसमें परावर्तन होगा बाहर और इस लाइनों का मतलब है अंदर है इस पे पॉलिश, इसमें बाहर है पॉलिश। मैडम नहीं समझ में आया, चम्मच
स्टील की, जो अपने घर में यूज करते हैं अपन खाने के लिए, आपने देखी होगी, यूं होती है ना। थोड़ा सा मेरा चित्र आपको यूं अजीब लगेगा, पर चम्मच इस तरह की होती है हमारी, है ना। और इस चम्मच में आप देखेंगे, जब आप उसको यूं करके देखना, अंदर की तरफ आपको अपनी शक्ल दिखेगी, दिखती है ना। तो वो अंदर का जो परावर्तक पृष्ठ है वो कहलाता है अवतल, और उस दबा हुआ वाला, है ना। और जब आप उसको बाहर का देखेंगे, फिर उसको उल्टी करना चम्मच को यूं, तो वो पीछे का आपको यूं भाग दिखेगा, वो उभरा हुआ, वो कहलाएगा उत्तल। ठीक है ना। आप करके देखना, चम्मच लेना वीडियो देखने के बाद और उसमें जाके देखना। अब बात करते हैं, ये मतलब इन लाइनों का मतलब क्या है मैडम, कि इन लाइनों का मतलब यहाँ पॉलिश हुई हुई है, सिर्फ इतना ही है। अवतल दर्पण का एक दूसरा नाम अभिसारी और उत्तल का है अपसारी। अभिसारी का मतलब जो प्रकाश किरण को एक बिंदु पर केंद्रित कर दे, वो अभिसारी, और जो प्रकाश को फैला दे वो होती है अपसारी। इनके कम से कम 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान होनी चाहिए कि इनका यूज कहां कहां होता है। पहला, जब आपने देखा होगा कि आपके पापा, आपके भाई दाढ़ी बनवाने जाते हैं, बाल कटवाने जाते हैं, पीछे नाई के दर्पण लगे हुए होते हैं, उन्हें हम शेविंग दर्पण या हजामती दर्पण कहते हैं। उनमें यूज होता है अवतल दर्पणों का। एक आपने देखा होगा कि जब आप डॉक्टर के जाते हैं दांत का चेकअप के लिए, तो वो एक ऐसा गोल गोल रूप में इतनी बड़ी नली के अंदर वहां पे एक दर्पण लगा हुआ रहता है, उसको आपके दांत के अंदर यूं डाल के चेक करता है, उससे आपके दांत का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। उसमें जो दर्पण होता है वो अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण की बात करते हैं, इसका उपयोग वाहनों के पश्च दर्पण में, ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है कि वाहनों के पश्च दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ये बात सबको पता है। यानी आपने देखा नहीं है क्या यार, आप आजकल तो सबके 4 व्हीलर गाड़ी रहती है, इस 4 व्हीलर गाड़ी में यहाँ पे इस तरफ दर्पण लगे हुए रहते हैं, वो होते हैं उत्तल दर्पण। वो क्या होते हैं? उत्तल दर्पण होते हैं। तो इस वाहनों के पश्च दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इनका दृश्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, ये छोटे रूप में पूरा पीछे का दृश्य क्षेत्र हमारे सामने हमको दिख जाता है इसमें, इसलिए उत्तल दर्पण। एक सवाल और पूछा जाता है कि वाहनों की हेडलाइट में, आप देखते नहीं गाड़ियों के आगे वो हेडलाइट लगी हुई रहती है, उसमें से लाइट आती है, उस हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वहां होता है अवतल दर्पण का प्रयोग। गाड़ी चलाने में पूरी फिजिक्स है, सीखी जाए तो, है ना, वहां अवतल दर्पण होता है। ठीक है मैडम, एक आपने देखा होगा सड़कों पर यूं लाइटें लगी हुई रहती है, उनमें भी उत्तल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, लैंपों में भी। ठीक है, ये तो आपने पढ़ लिए। अब बच्चों को जो सबसे ज्यादा हार्ड लगता है वो है प्रतिबिंब निर्माण। इसमें बिल्कुल दिमाग खराब होता है। इसको देखो आप कैसे याद करोगे। सबसे पहले प्रतिबिंब जानने से पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वो चीज क्या है? मान लीजिए ये अवतल दर्पण लो चाहे उत्तल दर्पण लो, मैं जो चीजें बता रही हूं वो सब में काम आएगी। इस पर ये है पॉलिश, मैंने पॉलिश कर दी। अब बताइए कौन सा दर्पण बन गया? ये बन गया उत्तल दर्पण। अगर मैं अंदर की तरफ पॉलिश करती तो ये बनता उत्तल दर्पण। ये इस दर्पण का कहलाता है द्वारक। क्या कहलाता है ये? द्वारक। द्वारक क्या होता है? आप किताब में देखेंगे ना तो आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, या एम है या एम डैश है, एम एम डैश द्वारक है। समझ ही नहीं आता द्वारक क्या होता है। द्वारक का मतलब जहां से प्रकाश इस दर्पण पर आपतित होगा, यानी जहां प्रकाश
इस दर्पण पर आपतित होता है, जिस जगह से आपतित होता है वो कहलाता है द्वारक। जैसे ये लाइट आ रही है, ये इस पर आ रही है, तो जिस हिस्से पे आती है वो द्वारक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कि इस द्वारक का मध्य बिंदु होता है। किसी भी चीज को देखेंगे उसका एक मध्य बिंदु होता ही है। इसका जो मध्य बिंदु है वो P, ध्रुव, इसका इंग्लिश का नाम है पोल, इसलिए इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कहलाता है ध्रुव। ठीक है, और यहां पर C, इसे कहते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ना। ये क्या होता है कि हमने बात करी थी गोलीय दर्पण, गोले के रूप में जो दर्पण है, अब इस गोलीय दर्पण को काट करके यो अवतल दर्पण बना है। तो भैया गोलीय दर्पण का कोई ना कोई तो केंद्र होता ही है ना, तो अब कटा हुआ ही सही पर इसका कोई ना कोई केंद्र तो है। तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, फिर इस वक्रता केंद्र और इस ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष। मैडम इतने नाम बता रहे हो, याद ही नहीं होंगे, करने पड़ेंगे। ये मुख्य अक्ष है, काल्पनिक रेखा, मुख्य अक्ष, मध्य बिंदु ध्रुव, जहां से प्रकाश आपतित वो द्वारक, और सी वक्रता केंद्र। अब जितनी भी दूरियां नापी जाती है ना वो ध्रुव से नापी जाती है। ये आपकी चिन्ह परिपाटी भी आ जाएगी इसी में, इस ध्रुव से नापती है, यानी चलना यूं है। ठीक है, ध्रुव के इधर आप जितनी भी दूरियां नापते हैं वो सारी नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। आपको कैसे पता पड़ा मैडम इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव लेना है? तो आपने चतुर्थांश पढ़े ना, आपने पढ़ा इधर प्लस एक्स होता है, इधर माइनस एक्स, इधर वाई, इधर माइनस वाई होता है। तो इधर जितनी भी दूरियां नापते हैं वो सारी नेगेटिव में तो आती है, इसलिए मेरे को पता पड़ गया इधर नेगेटिव ही आती है। ऊपर नापने वाली दूरियां सारी पॉजिटिव होती है। आपको कैसे पता पड़ा कि भैया वाई पॉजिटिव होता है? इसलिए मेरे को पता पड़ गया ऊपर जितनी भी नापोगे, यानी वस्तु की जितनी भी लंबाई है वो सारी पॉजिटिव में लोगे। अगर वस्तु को नीचे की तरफ नापते हैं, उल्टा है ना, तो नीचे नेगेटिव होती है। क्यों होती है मैडम? क्योंकि नीचे मुझे पता है वाई एक्स नेगेटिव होता है, इसलिए होती है। इधर जितनी भी दूरियां नापते हैं वो सारी पॉजिटिव होती है। मैडम आपको कैसे पता? क्योंकि इधर तो सारी मेरे को पता है एक्स अक्ष के सारे मान प्लस में होते हैं, इसलिए मेरे को पता है। इधर नापने वाली भी पॉजिटिव, क्योंकि वाई पॉजिटिव होता है, मेरे को पता है इसलिए। अब आपको भी पता होना चाहिए जैसे मेरे को पता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या, या है ना, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये वाली दूरी हम पढ़ते ही हैं कि भैया परिधि और केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। ठीक है, ये वो त्रिज्या है। उसके बाद में एक चीज आती है, उसका नाम है एफ। एफ का मतलब फोकस बिंदु। फोकस बिंदु मतलब इसी पे फोकस करो, बाकी सबको छोड़ो। ये फोकस का केंद्र है। मैडम कैसे समझ में आएगा? तो देखो कि जो भी प्रकाश किरण मान लीजिए इस दर्पण पर आ रही है, यूं कहीं से भी आ रही हो, आ रही है इस पर, और वो इस दर्पण पर टकराई और हो गई परावर्तित। हमने तो पढ़ा दर्पण में परावर्तन का गुण होता है। तो वो आई और इससे टकराई और परावर्तित हो गई, और परावर्तित हो गई तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिली मुख्य अक्ष पर, वो बिंदु कहलाता है फोकस बिंदु। ठीक है ना, ये होता है एफ। परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरण जहां मिली, तो फिर इस फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फोकस दूरी। इसे एफ से लिखते हैं। अब हमने पढ़ लिया इधर नापी जाने वाली दूरियां नेगेटिव में होती है,
इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी नेगेटिव में होती है, पर उत्तल दर्पण की जो दूरी होती है वो पॉजिटिव होती है। अब यहीं से एक सवाल बनता है, वो क्या है कि अगर आपको कह दिया जाए अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है ना, तो इसकी फोकस दूरी बताइए। ये 10th 11th 12th BSc सब में काम में आता है। तो इसमें क्या होता है कि R बराबर F/2, ये इन दोनों में रिलेशन होता है ना। ये है वक्रता त्रिज्या, ये है फोकस दूरी, इनमें ये संबंध होता है। यानी ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की हमेशा डबल ही होती है। तो अगर वक्रता त्रिज्या 40 है तो फोकस दूरी इसकी आधी होगी, और आधी का मतलब कितनी होगी 20, और अवतल दर्पण की है इसलिए माइनस में ली जाती है। मैं भी आपको बताऊंगी उत्तल की पॉजिटिव क्यों होती है, थोड़ा धैर्य रखो, ठीक है ना। तो ये बात तो हमने कर ली। चलो अब ये बात करते हैं इसमें कि भैया फोकस दूरी हो गई, ये हो गई, इसमें आपकी सारी बातें हो गई, ठीक है। उसके बाद में परावर्तन के 3 नियम होते हैं, वो मैं आपके सामने आपको बता रही हूं। वो कौन कौन से होते हैं, तो देखो 3 नियम पढ़ लिए ना, पूरे प्रतिबिंब बनाना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, तो ये 3 नियम है, क्या क्या, कि जब कोई प्रकाश किरण इस दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। ये बात तो हम पढ़ ही लिए, फोकस की परिभाषा में यूं जाएगी। वो सबसे हार्ड लगने वाला टॉपिक है ये, बहुत बढ़िया, बहुत ढंग से समझना। उसके बाद में कि जब कोई प्रकाश किरण फोकस से आती है, पहला हमने पढ़ा कि अगर अनंत से आ रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, पहला नियम। जब फोकस से आ रही है तो वो इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। भैया दोनों में सेम ही चीजें हैं, यूं आ रही है समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, और फोकस से आ रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मैडम इतनी बड़ी बड़ी डेफिनेशन क्या बोल रहे हो, याद ही नहीं होता। सिंपल सी समझो, समांतर आई फोकस से जाएगी, फोकस से आई तो समांतर हो जाएगी। तीसरा नियम कि अगर वक्रता केंद्र से आ रही है तो ये कहता है मुझसे वापस जाओ, दूसरे से कैसे, तो इस पे आई तो इसी से जाएगी। और एक आपके एक चीज और काम आएगी कि अगर कोई P पर आपतित हो जाए, ध्रुव पर आपतित हो जाए, तो वो ध्रुव से यूं वापस चली जाती है, यूं आई फिर यूं चली। इनको समझ लिया, जिनको ये समझ में आ गए प्रतिबिंब बहुत आसान लगेंगे। अब सबसे पहले तो मैडम आप इतनी देर से ये शब्द बोल रहे हो प्रतिबिंब और बिंब, ये क्या होते हैं, हमको तो ये भी नहीं पता। प्रतिबिंब का मतलब कि कोई भी वस्तु है, आप खुद ही देख लो, आप खड़े हो धूप में, आप समझ लीजिए आप एक बिंब हैं, आप एक वस्तु हैं, ठीक है। आपकी छाया बन रही है, वो आपका प्रतिबिंब है। वो भी नहीं समझो तो आप दर्पण में अपना चित्र देखते होंगे, तो आप बिंब हैं। और जब कांच के सामने रोज स्कूल जाने से पहले आप अपनी शक्ल देखते हैं तो वो आपका प्रतिबिंब है। आप बिंब है, वस्तु है, पर सामने जो है वो प्रतिबिंब है। तो ये बिंब और प्रतिबिंब में अंतर है, ठीक है। यहाँ पे ये कथा लिखी हुई थी, आपको वहां समझ में आ गई होगी। उसके बाद में मैं एक छोटा सा टॉपिक और बता देती हूँ इधर ही, पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, बुक में देखोगे बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिलेगी, सिंपल भाषा में कांच के सामने आपने ये वाला हाथ करा, मेरा ये राइट हैंड है, ठीक है ना, राइट हैंड यूं करा, या फिर राइट हैंड भी छोड़ो, आपने कोई अक्षर लिया जैसे पी लिया,
इधर पी दिखा रहे हो आप कांच को कि देखो पी तुम हो यहाँ, तो कांच में आपको वो पी यूं उल्टा दिखाई देते हैं, लेटर्स उल्टे दिखाई देते हैं, यही पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। दायां हाथ बायां दिखना, पी का उल्टा दिखना, ये सब पार्श्व परिवर्तन है। ठीक है, विज्ञान की भाषा में इसे पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में आपको लिखना क्या है कि आप जब समतल दर्पण में हमारे बाएं हाथ का दायां हाथ दिखना या दाएं हाथ का बायां हाथ दिखना, अर्थात इस प्रकार से दिखने की जो ये क्रिया है, ये पार्श्व परिवर्तन कहलाती है। आपको यही लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद में अवतल दर्पण के प्रतिबिंब, ये कैसे ध्यान रखें, तो सिंपल सा समझ लीजिए, इस सारणी से आपको सब कुछ याद हो जाएगा। इस सारणी में 3 चीजें हैं, वस्तु, प्रतिबिंब और प्रकृति।